हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपकी आज की क्लास में आपकी आज की करंट अफेयर्स यानी कि 8 जून 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। देखिए भाई, ऐसा नहीं होता कि 8 जून को मैं आ रही हूँ तो 8 जून की मसालेदार आपकी जो खबरें हैं वो लेके आ रही हूँ। यहाँ पे आपकी प्रीवियस जो वीक होता है उस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वन बाय वन क्या करी जाती हैं, डिस्कस करी जाती हैं जब जब स्लॉट आपका अवेलेबल होता है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे हफ्ते की या एक दो दिन पुरानी जो खबरें हैं जो कि आपको डिटेल में पढ़नी है, आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछी जा सकती हैं उनको मैं डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरी की पूरी क्लास का जो पीडीएफ है आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चैनल बॉक्स का लिंक है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करती हूँ आपके आज के क्वेश्चन के साथ में। और आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोल रहे हैं क्या कि हाल ही में समाचारों में देखे गए वेद प्रकाश मारवाह कौन थे। ये झारखंड समेत मणिपुर और मिजोरम के पूर्व उपराज्यपाल थे, बास्केटबॉल के दिग्गज थे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, वयोवृद्ध फिल्म निर्माता थे। सो अगर मैं बात करूंगी इस क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि झारखंड समेत आपके मणिपुर और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे वेद प्रकाश मारवा जी। अब इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, झारखंड समेत मणिपुर और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे वेद प्रकाश मारवा का 87 ईयर्स की एज में 6 जून 2020 को निधन हो गया। पीएम मोदी ने वेद मारवा के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। वेद प्रकाश मारवा एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी थे। 1995 में मारवा ने अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक भी लिखी थी। ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है इनडायरेक्टली, तो आपको इसको भी याद रखना है। देन वेद प्रकाश मारवा 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक झारखंड के राज्यपाल रहे थे। मारवा झारखंड का राज्यपाल बनने से पहले 1999 से 2000 तक मणिपुर और 2000 से 2001 तक मिजोरम के भी राज्यपाल रहे थे। पेशावर, या आप बोलोगे पेशावर में जन्मे वेद प्रकाश मारवा का परिवार विभाजन के बाद भारत में आ गया था। तो ये तो इनका क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। देन आपको बता दूं कि पेशावर में जन्मे वेद प्रकाश मारवा का परिवार विभाजन के बाद में भारत आ गया था और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा भी किया था। ठीक, तो पब आपका किस लिए जरूरी है आपको समझ में आता ही होगा। राज्यपाल बनने से पहले वे 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे थे। पद छोड़ने के बाद 1988 से 1990 तक वे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिर्देशक भी रहे थे। देन उन्हें 1989 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको याद करनी होंगी, ये जरूरी है। देन ये हैं वेद प्रकाश मारवा जी, इनको आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे 2020 के इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई होप कि आपने इन सभी का नाम सुना होगा, लाइक मल्लिका श्रीनिवासन है हमारे साथ में, देन नैनालाल किदवई हैं, चंदा कोच्चर हैं, किरण मजूमदार हैं, सभी के नाम सुने होंगे। बट यहाँ पे जो आपका आंसर है कि इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये 2020 का मिला है किरण मजूमदार शॉ को। एंड इनके बारे में अपने आप में ही काफ़ी बातें हैं। खैर, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को 2020 के लिए इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। 41 देशों के 46 उद्यमियों में से उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज में से इसको लिया गया था, तो 41 कंट्रीज थी, नेशन थी, वहां से 46 आपके एंटरप्रेन्योर्स से उनमें से इनको चयन किया गया है। पुरस्कार के 20 साल के इतिहास में वह यह सम्मान पाने वाली हेल्फक्स लिमिटेड की ओलिविया लैम के बाद दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला उद्यमी है। इसके अलावा वह तीसरी भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को 2014 और इन्फोसिस के एनआर नारायण मूर्ति 2005 को यह पुरस्कार मिल चुका है। 23 मार्च 1953 को बेंगलुरु में जन्मी किरण मजूमदार शॉ एक भारतीय महिला व्यवसायी हैं, टेक्नोक्राफ्ट हैं, अन्वेषक हैं और बायोकॉन के संस्थापक भी हैं, जो भारत के बेंगलुरु में एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। वे बायोकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक तथा सिनिजॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनीजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की भी अध्यक्ष हैं। खैर, आपको बता देती कि मजूमदार शॉ ने 1978 में बायोकॉन को शुरू किया और उत्पादों के अच्छी तरह से संतुलित व्यापार पोर्टफोलियो तथा मधुमेह, कैंसर विज्ञान और आत्म प्रतिरोधक बीमारियों पर केंद्रित शोध के साथ इसे एक औद्योगिक एंजाइमों की निर्माण कंपनी से विकसित कर पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाया। उन्होंने खोज और अनुसंधान के साथ साथ विकास सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंजिन 1994 और नैदानिक विकास सेवाओं को पूरा करने के लिए क्लिनजिन 2000 की भी स्थापना की। देन मजूमदार शॉ जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की एक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने में रुचि रखती हैं और कर्नाटक राज्य के विजन ग्रुप ऑफ ऑन बायोटेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भी हैं।
भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में के सलाहकार परिषद की एक सदस्य के रूप में उन्होंने देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के मार्गदर्शन के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा को एक स्थान लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसीलिए आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए नए ब्रेन को यूज़ करके चीज़ों को लेकर के आपके पास में आते हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ होती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हम आपका पब्लिक सर्विस के साथ साथ में, लाइक अगर मैं बात करूं आईएएस अधिकारियों की, उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, बट पब्लिक सर्विस के साथ साथ में पॉलिटिशियंस की जो उनकी काम है, उनके साथ साथ में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको करने के लिए हमें इस तरीके के माइंडसेट के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जो टेक्स जो है, या जो बोलेंगे जो रिस्क को बेयर करने की क्षमता रखते हैं। तो ये उनमें से एक आपकी हैं जो कि काफ़ी अच्छी फील्ड में है, एंड शी इज़, आई रियली अप्रिशिएट हर विजन। देन इस क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्यों के लिए उन्होंने भारत सरकार से प्रतिष्ठित पद्मश्री 1989 और पद्म भूषण 2005 समेत कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा लीक से हट करके किए गए कार्यों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ही सम्मान दिया गया है तथा इससे भारतीय उद्योग और बायोकॉन दोनों को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। इसी के साथ टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में इनका नाम भी शामिल किया गया है। वे दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची और फाइनेंशियल टाइम्स के कारोबार में टॉप 50 महिलाओं की सूची में भी शामिल की गई हैं। किरण मजूमदार शॉ, आप देख सकते हैं इनको। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि 2020 में विश्व महासागरीय दिवस का विषय है। काफ़ी विषय हैं, काफ़ी रिलेट करोगे, बट अल्टीमेटली सोच समझ के आंसर करिएगा, थोड़ा सा सोच लीजिएगा। पोल्यूशन फ्री ओशंस, ठीक है, जेंडर एंड ओशन, जेंडर का ओशन से क्या रिलेशन है, आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर लीजिए। फिर आपसे बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड इंकरेजिंग सोल्यूशन फॉर अ हेल्दी ओशन, ये आपका प्रीवियस का था। देन आप बोलोगे इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, तो सस्टेन करने वाले ओशन के लिए मुझे जो लगा था वो ये आंसर लगा था, एंड मैं सही थी कि आपका जो आंसर है वो ये है। मैंने नहीं देखा था ये करंट अफेयर्स। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2020 में विश्व महासागरीय दिवस का जो विषय है वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। 2-4 बार नाम लेंगे आपको याद हो जाएगा। देन इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है ताकि समुद्र और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करना बंद हो सके। इस दिन ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक भूमिका निभाई और जागरूकता भी बढ़ाई है। इस बार 2020 में विश्व महासागरीय दिवस का विषय इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन है। देन इसको ही मैं हिस्ट्री बता देती हूँ आपको कि कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी अर्थ आपका समिट हुआ था। उस सम्मेलन में विश्व महासागरीय दिवस की अवधारणा का फिनोमिना का प्रस्ताव दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस की स्थापना 2008 में की गई ताकि 8 जून को दुनिया भर में सालाना इसको मनाया जा सके। यह महासागरों और समुद्री जल के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, ये सभी को पता है। यह महासागर परियोजना और विश्व महासागर नेटवर्क के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है या जा रहा है। देन अगर मैं बात करूं कि 8 जून 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार आधिकारिक घोषणा के बाद यह संकल्प अनुच्छेद 63/111 पैराग्राफ 171 के तहत मनाया गया था। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि मैम महासागर के वाटर में क्या कमी है, इतनी सारी मात्रा में दिख रहा है, ये डे बाय डे इसका जो एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। इवन देन हम इसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। यस, हमें इसको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो ओशंस होते हैं, जो आपके सीज होते हैं, इनमें से हम लोग बहुत सारी आपकी फिशेस को कलेक्ट करते हैं, एंड जो आपके फिशरीज वाले सेक्शन है वहाँ के लोग इसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर ये पोल्यूट होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन इसमें होता है, तो आपका काफ़ी तरीके से जो आपका एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, ओशन इकोलॉजी है, वो भी अफेक्ट होती है। तो दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आर ओशंस इन अ वेरी गुड मैनर। देन ये आपका वर्ल्ड ओशन जो डे है 2020, उसका आप पेज देख सकते हो। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ठीक है, के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौत हुई हैं? मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, छत्तीसगढ़ में। हम ये तो देखते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके बाघ हो गए हैं, बट मौत कहाँ पे हुई है? तो भाई ये मौत हुई है मध्य प्रदेश में। अब इसको जब आप थोड़ा सा आराम से पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा IRTI यानी कि सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, के जवाब के रूप में दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 8 वर्षों में यानी 2012 से 2019 के बीच अवैध शिकार और अन्य कारणों से करीबन 750 बाघों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश राज्य ने इन आंकड़ों को 173 पर सबसे अधिक हताहतों में सबसे ऊपर रखा है, आपको पता चल गया होगा।
38 अवैध शिकार के मामले हैं, 94 प्राकृतिक मौतें हैं, 19 जांच के कारण हुई हैं और 6 अप्राकृतिक कारणों और 16 बरामदगी के कारण हुई आपकी मौतों के रीजंस हो सकते हैं। देन उल्लेखनीय रूप में मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा 526 बाघ है। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे इस तरीके की आपकी तस्करी भी बढ़ जाएगी। न्यूज़ आप लोग सुन रहे होंगे कि एक मादा एलिफेंट जो थी, फीमेल एलिफेंट जो थी, उनको आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सप्लोजिव खिला करके, लास्ट मैंने जो करंट अफेयर्स बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लोजिव उनको दे करके उसकी हत्या कर दी गई थी। बट आज का न्यूज़ निकल रही है कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जानकारी या डिटेल को कलेक्ट किया गया तो पता चला कि वो गलती से खाया गया है। खैर, रीज़न कुछ भी हो, हमारे नेशनल जितने भी चीज़ें हैं या हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, अगर वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मरते हैं तो इसमें हमारा ही लॉस है। खैर, कुल बाघों की मृत्यु में से 369 प्राकृतिक कारणों से हुई है, 168 अवैध शिकार के कारण हुई है, 70 मौतें जांच के दायरे में और 42 अप्राकृतिक कारणों से हुई है, जिनमें दुर्घटना या संघर्ष की घटनाएं भी शामिल है। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 2012 और 2019 के बीच देश भर के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 8 साल की अवधि के दौरान 101 बड़ी बिल्लियों की जब्ती भी की गई थी। पूरी की पूरी कैट फैमिली है ये। आपको बोला जा रहा है कि बाघ की मृत्यु राज्यवार, अगर मैं महाराष्ट्र की बात बताऊं तो ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मृत्यु यहाँ पे हुई है। फर्स्ट आपका मध्य प्रदेश हो गया, सेकंड आपका महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि इस दौरान 125 बड़ी बिल्लियों की मृत्यु आपकी हुई। एंड इसके बाद कर्नाटक में 111, उत्तराखंड में 88, तमिलनाडु और असम में 54, केरल और उत्तर प्रदेश में 35, राजस्थान में 17, बिहार और पश्चिम बंगाल में 11 और छत्तीसगढ़ में 10 मृत्यु हुई हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 7, तेलंगाना में 5, दिल्ली और नागालैंड में 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में 1-1 मौतें हुई हैं। अपने ह्यूमंस के बीच में समझ में भी नहीं आता कि ये जानवर जो हैं ये भी कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी मृत्यु भी हो रही है। ये रिकॉर्ड करना डेटा अपने आप में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल है, बट स्टिल हमें इसको और भी ज़्यादा ग्राफ को क्या करना है, रिड्यूस करना है। एंड बाघों का अवैध शिकार राज्य के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक ने अवैध शिकार के कारण 28 बाघों को खो दिया है। असम में 17, उत्तराखंड में 14, उत्तर प्रदेश में 12, तमिलनाडु में 11, केरल में 6 और राजस्थान में 3 अन्य शामिल मामले हैं यहाँ पे। देन आपका अगला प्रश्न बोला जा रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद एशिया प्रशांत हरित हवाई अड्डा मान्यता 2020 में सर्वोच्च प्लैटिनम पुरस्कार मिला है। ठीक, तो आपके ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपसे मैचिंग के लिए पूछा जाता है, तो अगर आपको नाम नहीं पता है तो उनके नाम भी याद रखिएगा कि ये आपका लखनऊ में है। देन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। राजीव गांधी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एंड देन आपका छत्रपति हवाई अड्डा है। भाई आपका जो राजीव गांधी हैदराबाद, जैसे कि नाम में ही बोल रहे हैं कि हैदराबाद में है, यही आपका सही आंसर है। ये सबसे ज्यादा आपका कैसा रहा है, आपका ग्रीन रहा है एशिया प्रशांत में क्षेत्र में। बता देती हूँ, आपसे बोल रहे हैं क्या कि राजीव गांधी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा RGHIA को जल प्रबंधन प्रथाओं के लिए 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स प्रति वर्ष श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद एशिया प्रशांत हरित हवाई अड्डा मान्यता 2020 में सर्वोच्च प्लैटिनम पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया था। प्रत्येक श्रेणी के विजेता इस प्रकार है। प्लैटिनम में आपका जो था वो तायो युआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। स्वर्ण में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एंड रजत में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देन अगर मैं बिटवीन 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की बात करूं, यानी कि प्रति वर्ष 15 से 35 मिलियन यात्रियों के बीच की बात करूं, तो उसमें प्लैटिनम में मिला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, स्वर्ण मिला है मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, एंड रजत मिला है कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कैंपेगोडा के बारे में आप जानते ही होंगे। देन अगर मैं लेस देन 15 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की बात करूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका कोसियुंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पे प्लैटिनम में। एडिलेड एयरपोर्ट है आपका स्वर्ण में। एंड रजत में मिला है शारजाह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये शारजाह हवाई अड्डे के लिए। देन अगर मैं ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन प्रोग्राम की बात करूं, यानी कि हरित हवाई अड्डा मान्यता कार्यक्रम की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद का हरित हवाई अड्डा मान्यता कार्यक्रम पर्यावरण प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जो पर्यावरण पर विमानन क्षेत्र के प्रभावों को कम करता है और पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं में उनकी उपलब्धि के लिए ACI एशिया प्रशांत के लिए एक सदस्य के रूप में मान्यता देता है। हवाई अड्डा मान्यता 2020 का मुख्य केंद्र जल प्रबंधन था। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। देन आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 की घोषणा की है? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय,
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली एंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संगठन। तो सारे नाम आपने देख लिए होंगे, दो राष्ट्रीय, प्राकृतिक है एंड आधुनिक है, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आपका आधुनिक वाला जो है वो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की है। पिछले 2 महीने में एनजीएमए ने कई कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का वर्चुअल रूप से आयोजन किया है। तकनीकी विकास जैसे कार्यक्रमों को डिजिटल रूप से आयोजित करने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए एनजीए या एनजीएमए अपने सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम नैमिषा को डिजिटल रूप से आयोजित करने का प्रयास कर रहा है। एंड अभी के समय में अगर आपसे मैं बोलूँगी तो केसेस जिस तरीके से, जिस स्पेस से बढ़ रहे हैं इंडिया में, एंड अगर मैं बेसिकली बात करूँगी दिल्ली की, मुंबई की, गुजरात की एंड तमिलनाडु की और उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करूँगी, तो ये बड़ी पॉपुलेशन वाली आपकी स्टेट्स भी हैं। एंड यहाँ पे जो बढ़ते हुए मामले हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें हर एक चीज़ को डिजिटली ही करने का एक संकल्प लेना चाहिए। साथ ही साथ में हमें थोड़ा सा साइबर जो एरिया है उसके ऊपर भी अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए, ताकि साइबर क्राइम्स जो है वो कम से कम हो सकें। खैर, महीने भर चलने वाला यह आपका ऑनलाइन कार्यक्रम एनजीएमए नई दिल्ली की एक पहल है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों को कलाकारों के साथ अभ्यास करने और उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अब तक करीबन 600 से अधिक प्रतिभागियों का पंजीकरण जो है वो प्राप्त भी हो चुका है। ऑनलाइन नैमिषा 2020 कार्यक्रम में 8 जून 2020 से 3 जुलाई 2020 तक 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यशालाओं के जो शीर्षक है वो है चित्रकला कार्यशाला, मूर्तिकला कार्यशाला, प्रिंट मेकिंग और इंद्रजाल, द मैजिक ऑफ आर्ट, स्वतंत्रता को समझने के लिए अंतःविषय रचनात्मक कार्यशाला। देन ऑनलाइन कार्यशाला सत्र 2 समूहों में आयोजित किए जाएंगे। समूह 1 जिसमें 6 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे होंगे, जो सुबह 11 से लेकर के 11:35 बजे तक, और समूह 2 जिसमें 16 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। समय 4 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक होगा, खैर, या 4:35 तक होगा। अगर मैं आपको इस एनजीएमए के बारे में, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बताऊं, या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के बारे में बताऊं, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, हर एक चीज़ तो दिल्ली में कर दी है। जब सारे के सारे इंस्टीट्यूशन दिल्ली में है तो दिल्ली वाले बच्चे इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं पर भी जाना है तो रोड साइड है भैया आपका इंस्टीट्यूशन, तो वो ज़्यादा अवेयर हो जाता है उन चीज़ों के। अगर यही चीज़ें आपकी हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स भी ज़्यादा होता। हर एक स्टेट में किसी को भी आपका पलायन नहीं करना पड़ता, स्केप नहीं करना पड़ता, अपनी स्टेट को छोड़ करके माइग्रेट नहीं करना पड़ता दूसरी जाकर के स्टेट में। एंड ना ही दिल्ली में इस तरीके के आप देख रहे हो कि भूकंप आ चुके हैं लास्ट दिनों में बहुत सारी बार, तो वो भी ना आते। सो एनसीआर हुआ, दिल्ली हुआ, हर एक चीज़ अगर दिल्ली में होगी तो एक प्रॉपर बैलेंस नहीं क्रिएट होगा। ये प्रॉब्लम है इंडिया की कि हमने प्रॉपर तरीके से बैलेंस क्रिएट नहीं करके रखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में। चाहे आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जहाँ पे पानी होता है तो इंसान वहीं पे जाता है, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे काम होगा इंसान भी वहीं पे होगा। खैर, इस चीज़ को अगर आप अपनी कॉपी में डिपिक्ट करोगे, चीज़ें बताओगे विद रीजंस, तो आपका और भी अच्छा आंसर आएगा। खैर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के बारे में मैं बता रही थी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है। नई दिल्ली में जयपुर हाउस में मुख्य संग्रहालय की स्थापना 29 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसकी बाद की शाखाएं मुंबई और बेंगलोर में स्थापित की गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, जो हमारे, अगर आप बोलोगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जो कि मेट्रो सिटीज़ हैं, 2 कानपुर भी आपकी बड़ी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, यू कैन कंसीडर कानपुर ऑल्सो, बट डेवलपमेंट के मामले में ये जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डेवलपमेंट हर एक एरिया का इक्वली करना है। आगे आते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, बट स्टिल आपको समझ में आएगा ये प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं आपसे क्या कि नेसोफारिंजियल, ठीक है, अगेन नाम डिफिकल्ट है, स्वैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यही इंग्लिश में भी लिखा है, विद द कॉन्टेक्स्ट टू द नेसोफारिंजियल एनपी स्वैब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 है, इसे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल पुणे द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, यह स्वैब यानी कि स्वैब गुणवत्ता, बहुलक ग्रेड, आयाम और विसंक्रमण के कड़े निर्देशों के साथ एक चिकित्सा उपकरण है। ठीक, आप बोलोगे इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पुणे। It is a medical device with stringent specification of quality, polymer grade, dimensions and sterilization। ठीक, आप यहाँ पे देख लिया, आपको बताने की कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो डायरेक्ट आंसर टिक करने का मेरा भी मन नहीं करता, मुझे लगता है कि सब लोग समझे मेरे साथ में। बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के गले की गुहा यानी कि जो कैविटी होती है
उसमें से नमूनों को एकत्र करने के लिए आपने देखा होगा कि मुंह खोल के बैठते हैं लोग, उसमें से एक ट्यूब डाला जाता है या एक आपका टेस्टिंग एक स्टिक होती है उसको डाला जाता है, उसमें से आपका निकाला जाता है जो भी म्यूकस होता है आपके माउथ में। सो नमूने एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी उपकरण जिसका नाम है स्वदेशी उपकरण है, इसको आपको याद रखना है कि इन कंट्री बिल्ट है ये, ठीक है। नेसोफार्जिनियल एनपी को सफलतापूर्वक विकसित किया है, ठीक। पहला जो ऑप्शन था आपका, अगर आप इसको फिर से देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में था कि इसे राष्ट्रीय प्रयोगशाला पुणे द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही है। देन आपसे बोल रहे हैं कि नेसोफायरिंजियल स्वैप गुणवत्ता बहुलक ग्रेड यानी कि पॉलीमर ग्रेड आयाम डायमेंशन और विसंक्रमण के कड़े निर्देशों के साथ में एक चिकित्सा उपकरण है। सो यस इट इज, आपकी दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी होती है जिससे सिंथेटिक ब्रिसल झुंड के ब्रश जैसी नोक होती है। एकत्र होने की प्रक्रिया छिड़की नोक पर एक समानांतर अभिविन्यास में ब्रिसल को ठीक से संरेखित करने में मदद करती है। एक दांत ब्रश की तरह सिवाय इसके कि इसमें गोल समरूप ज्यामितियां होती हैं और नेसोफैरिंजियल स्वैप ब्रिसल्स माइक्रोफोन व्यास के होते हैं। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। The flocking process helps align the fine bristles in a parallel orientation on the stick head, much like a toothbrush, except that this has round uniform geometry and the NP swab bristles are of micron diameter. Then the National Chemical Laboratory Pune, a lab under the Council for Scientific and Industrial Research, will manufacture 1 lakh nasopharyngeal swab a day. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल पुणे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रयोगशाला एक दिन में 1 लाख आपका स्वैब का या आपका जो नेसोफेरेंजियल यानी कि जो आपके स्वैब है उनका निर्माण करेगी। देन एनसीएल के बारे में बता देती हूँ। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज एन इंडियन गवर्नमेंट laboratory based in Pune in Western India, popularly known as NCL, a constituent member of the Council of Scientific and Industrial Research India. It was established in the year 1950. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के बारे में बता देती हूँ कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पश्चिम भारत में पुणे स्थित एक भारतीय या आप बोलोगे भारतीय सरकारी प्रयोगशाला है। एनसीएल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान भारत परिषद के एक संगठक सदस्य के रूप में लोकप्रिय है। इसे 1950 में स्थापित किया गया था। खैर, आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं WCD मंत्रालय ने मातृ मृत्यु दर कम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक 10 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। निम्नलिखित में से इस कार्यदल की अध्यक्षा कौन है? द WCD मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूट अ 12-member टास्क फोर्स टू एग्जामिन मैटर्स रिलेटेड टू मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल्स। Who among the following is the head of this task force? ठीक है, पैनल जो है आपका कार्यदल उसको आप टास्क फोर्स बोलोगे। सो पुष्पा बिस्टन, जया जेटली हैं, लैला तैयब जी हैं या मधुरानी हैं? आपका आंसर जो है वो है जया जेटली। तो आप जया जेटली का नाम याद रखिए एंड आ जाइए। अरुण जेटली के बाद में जया जेटली एक सुनने में आया है, मेरी नॉलेज में सुनने में आया है। खैर, the Union Ministry of Women and Child Development has constituted a task force to examine matters related to the age of motherhood, imperatives of lowering maternal mortality rate and improvement of nutritional level। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए कार्यदल का गठन किया है। द टास्क फोर्स कंप्राइजेज ऑफ मिस्टर जया जेटली, न्यू दिल्ली एज द चेयरपर्सन of the task force and 9 other members who are Dr. Vinod Paul, member health, Niti Aayog, member ex officio secretary and health and family welfare member and ex officio secretary, member of women and child development, member ex officio secretary आपका department of schools education and literacy, member ex officio secretary legislative department, member ex officio secretary आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मेंबर ex officio मिसेस नजमा अख्तर न्यू दिल्ली एंड मेंबर डॉक्टर दीप्ति शाह गुजरात, मेंबर एंड मिस वसुधा कामत महाराष्ट्र, मेंबर। सो यहाँ पे पूरे के पूरे लिखे हुए हैं कि कार्यदल में सुश्री जया जेटली जो कि नई दिल्ली शामिल हैं, जो कार्यदल की अध्यक्षा हैं, और 9 अन्य सदस्य जिसमें डॉक्टर विनोद पॉल हैं जो कि सदस्य हैं स्वास्थ्य के, नीति आयोग के सदस्य हैं, सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सदस्य हैं, सचिव हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय के सदस्य हैं, सचिव हैं उच्च शिक्षा विभाग के सदस्य हैं, सचिव हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सदस्य हैं, सचिव हैं विधायी विभाग के सदस्य हैं, सुश्री नजमा अख्तर हैं नई दिल्ली, सदस्य हैं सुश्री वसुधा कामत महाराष्ट्र के हैं एंड सदस्य डॉक्टर दीप्ति शाह। ये सारे के सारे क्या हैं आपके मेंबर हैं। देन
कार्यदल के दायरे और सीमा को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। विवाह की आयु के सह संबंध और मां की चिकित्सा, भलाई, पोषण संबंधी स्थिति और गर्भावस्था, जन्म के दौरान बच्चे के साथ मातृत्व। कार्यदल प्रमुख मापदंडों जैसे कि मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, बाल लिंग अनुपात, CSR, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जन्म के समय लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ आदि की भी जांच करेगी। महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। देन कार्यदल की सिफारिशों का समर्थन करने के लिए मौजूदा विधायी साधनों और या मौजूदा कानूनों में संशोधन का सुझाव भी देना है, इसका काम है। समय सीमा के साथ योजना बनाने के लिए कार्यदल की सिफारिशें जैसे कैसे लागू की जाएंगी, टास्क फोर्स को सचिव सहायता नीति आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी और रिपोर्ट 31 जुलाई 2020 से प्रस्तुत की जानी है। तो ये पूरी की पूरी इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किसने जोमेटो, स्विगी और डूंजो के सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है? सुप्रीम कोर्ट ने दी है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है या परिवहन मंत्रालय ने दी है? देख लीजिए भाई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय महानिर्देशालय DGCA ने, एंड आप लिख सकते हो द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आप नाम यहाँ से याद रख सकते हो कि DGCA जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ने जोमेटो, स्विगी और डूंजो को भारत में ड्रोन के साथ में माध्यम से सामान डिलीवरी करने के लिए ड्रोन टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को चुनिंदा शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति मिल गई है। यानी कंपनियों को ड्रोन्स को नजर की दृश्य सीमा के अंदर ही उड़ाने की अनुमति होगी। जुलाई महीने के पहले हफ्ते में हम परीक्षण के लिए उड़ रहे ड्रोनों को आसमान में सामान डिलीवरी करते हुए देख पाएंगे। टोटल एरोस्पेस को मार्च महीने में डूंजो के साथ ड्रोन के परीक्षण की अनुमति मिल गई थी। इससे बेंगलुरु के बाहरी इलाके में लगभग 120 घंटे की उड़ान की अनुमति दी गई है। पिछले साल जून 2019 में जोमेटो ने एक हाइब्रिड ड्रोन के माध्यम से 5 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन के माध्यम से सामान को डिलीवर किया था। ड्रोन की यह उड़ान 10 मिनट की थी, जिसके तहत कंपनी ने करीब 5 किलो सामान को डिलीवर किया था। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की ने लड़की जिसका नाम है नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है। वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से? सारे साउथ के हैं, आप देख लीजिए भाई। मदुरई तमिलनाडु की 13 वर्षीय एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में रहने वाली नेत्रा एक सैलून चलाने वाले की बेटी हैं। नेत्रा ने अपनी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बचाकर रखे थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण गरीबों पर टूटे मुसीबत के पहाड़ को देखते हुए नेत्रा ने गरीबों की मदद के लिए अपने पढ़ाई के लिए रखे पैसों को उनकी मदद में लगा दिया। बहुत ही रिकमेंडेबल है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान नेत्रा के पिता सी मोहन की भी जमकर तारीफ की थी एंड उन्होंने कहा कि मोहन जी मदुरई में सैलून चलाते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जोड़े थे, लेकिन इस मुश्किल समय में उन्होंने इन पैसों को गरीब और जरूरतमंदों के ऊपर खर्च कर दिया। UNDP ने एम नेत्रा के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और सिविल सोसाइटी मंचों और सम्मेलनों को संबोधित करने वाले जिनेवा में उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। इस अवसर के अलावा डिक्सन छात्रवृत्ति ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया है। ये हैं आपके एम नेत्रा, आप इनको देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको आज का जो डिटेल करंट अफेयर्स है वो अच्छा लगा होगा एंड ये काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ में मैं कुछ और आपके लिए लेके आने वाली हूँ एंड आई होप कि आप लोग उसको भी लाइक करोगे। सो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय अगेन, बाय बाय।